का टॉपिक है चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को पढ़ना साइकिल के बारे में, एम फेज माइटोटिक फेज के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ना है, फिर मियोसिस पढ़ना है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं आप क्लास 10th में पढ़े हैं और आप जानते होंगे, 9th-10th में भी ये पढ़ाया जाता है बायोलॉजी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ इक्का दुक्का डिफरेंस हो सकता है। देखिए, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। लाइफ की उत्पत्ति किससे होती है? एक सिंगल सेल से। पहला सेंटेंस का मतलब यही है कि एक सेल से आप आज जिस स्थिति में आप हैं उतना बड़ा ऑर्गेनिज्म आप बने हो या कोई भी। सो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल goes on to form such large organisms, जैसे कि हाथी हो गया, व्हेल हो गया, या फिर ह्यूमन। कैसे बनता है एक सेल से इतने बड़ा? So growth and reproduction are characteristics of cells, indeed of all living organisms. ये दो चीज आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रिप्रोड्यूस तो करेंगे नहीं, बट वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उनका ग्रोथ क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है इंटरनल। ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। So all living cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. तो कहने का मतलब ये सेल डिवाइड किया, ये क्या बनेगा? दो सेल बनेगा। फिर ये डिवाइड करेगा, फिर ये दो बनेंगे अपने अपने। इस तरीके से डिवीजन जो है आपका होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं वी बिगैन विथ वन सेल, ये डिवाइड होकर दो सेल बना, फिर चार बना, फिर ये चारों डिवाइड करेंगे तो 8 बनेगा, फिर 16, फिर 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2 टू द पावर n डिविजन्स आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, so these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new population that is formed by growth and division of a single parental cell and its progeny. ये सारे सेल्स ग्रो करते रहेंगे, एक के बाद डिवाइड होगा, ग्रोथ होगा, डिवाइड होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से एक पूरा पॉपुलेशन ऑब्टेन कर सकते हो आप। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ a single cell to form a structure consisting of millions and billions of cells. तो अब हमने आपको बोला 10 to the power 11 सेल्स, अगर हमारे बॉडी में इतने सेल्स, एक सेल से बना है ये। ठीक है, तो एक सेल था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे डिवीजन और जो ग्रोथ है वो एक छोटे से सेल को एक बड़ा से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ से हमारा निचोड़ यही है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये एक तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपको बोला जा सकता है कि यू बिगैन विद से 2000 सेल्स, इनिशियली आपके पास 2000 सेल्स थे। ठीक है, ठीक है, और आपका मान लेते हैं जनरेशन टाइम जो है टी, मतलब डिवीजन टाइम, वो 20 मिनट्स है। तो
बताइए कि 2 घंटे के बाद कितना सेल आपको मिलेगा। 2 घंटे के बाद नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आप सिंपल वे में देखिए, 2000 से 20 मिनट के बाद कितना होगा, वो 4000 होगा। ठीक है, 40 मिनट के बाद वो 8000 हो जाएगा, 8000 हो गया। फिर 60वें मिनट के बाद में वो 16000 हो गया। ठीक है, उसके बाद 80 मिनट पे वो 32,000 हो गया। 100 मिनट पे वो 64,000 हो गया। और 120 मिनट यानी 2 घंटे के बाद वो 128,000 हो गया। ठीक है, तो आपका फाइनल जो पॉपुलेशन है काउंट वो इतना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो जनरेशन्स हैं वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ जनरेशन्स जो है n जो हो गया वो 6 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 2 to the power 6 कितना होगा, निकाल लीजिए। 2 4 8 16 32। ठीक है, 64। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा, 2 4 8 16 32 64, 64। ठीक है, इतना टाइम्स बढ़ा। और ओरिजिनल काउंट मेरा कितना था, उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया मेरा, 128,000 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ओरिजिनल काउंट दे देगा और पूछेगा 10 घंटा में कितना बनाओ, जनरेशन टाइम दे देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एन निकाल लेना है। ठीक है, एन कैसे निकालेंगे, तो दिस एन इज टोटल टाइम बाय जनरेशन टाइम। जैसे टोटल टाइम यहाँ 120 मिनट था, 2 घंटा, 120 मिनट और जनरेशन टाइम 20 मिनट, तो एन निकल गया 6। उसी तरह मान लेते अगर 10 घंटा बोलते हैं हम, तो 10 घंटा का मतलब कितना हो जाता, 10 into 60 मिनट। और जनरेशन टाइम मान लेते 20 मिनट है, 20। ये कितना हो जाता मेरा, 30। तो इस केस में 10 घंटे के बाद पॉपुलेशन आपका क्या हो जाता, 2 to the power 30 तो होता ही अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्लस ओरिजिनल जो काउंट था उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। और ये ओरिजिनल काउंट आपका 2000। ठीक है, तो यहां से आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। समझ में आई बात, ये न्यूमेरिकल, यस या नो। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेल साइकिल को डिफाइन करना। सो सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिवीजन ही नहीं होगा तो ग्रोथ कहां से होगा, नंबर कैसे बढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। ठीक है, तो अगर सेल डिवाइड करता है तो साइमल्टेनियसली 2 चीजें होनी है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करना होगा और प्लस ओवरऑल ग्रोथ भी होना चाहिए सेल। ठीक है, so all these processes, cell division, DNA replication and cellular growth have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact gene. तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं इनको आपको सही ढंग से होना, कोऑर्डिनेटेड मतलब एक के बाद एक कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए।
क्यों? ताकि डिवीजन सही से हो, जो प्रजनन सेल्स बने उनमें जो जीनोम हो जो पेरेंट से जा रहा है वो इंटैक्ट जाए। मान लीजिए कम गया तो क्या होगा, अनिप्लॉइडी का केस आ जाएगा, ठीक है, तो डिजीजेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इंटैक्ट जीनोम जाना चाहिए पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन प्रजनन, ठीक है। So the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is called cell cycle. तो सेल साइकिल ऐसा ही एक इवेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक के बाद चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो पहले सेल अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, उसका जो जीनोम है डीएनए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, जो उसको जरूरत है डिवीजन के लिए वो सब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाएगा वो, फिर वो डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद डिवीजन में वो इंश्योर करेगा कि जो मटेरियल है वो प्रॉपरली डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ऑल्दो सेल ग्रोथ in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occurs only one specific stage in the cell cycle, ठीक है। अब ये आपका सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जब ये सेल बड़ा हो रहा है तो बेसिकली उसका साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, लेकिन जो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो एक ही बार डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप आगे पढ़िएगा कि किस स्टेज में हो सकता है, G1, S, G2 या M। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस हैं आपके साइकिल में। अब इनमें से किसी स्टेज में ये जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन होगी। So the replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division, and all these events जो भी यहाँ पे हो रहा है everything is controlled by genetics। तो मतलब there are genes जो कि ये सारे इवेंट्स को कंट्रोल करें, मतलब चेक पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। तो उनको लोग जेनेटिक चेक पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये जीन्स जो हैं दे आर हाईली रेगुलेटेड, ठीक है, कि कब डिवाइड होना है, कब डिवाइड नहीं होना है, व्हाट इज द डिसीजन पॉइंट फॉर डिवीजन, कब रेप्लिकेशन होना, कब रेप्लिकेशन बंद कर देना, कब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, ठीक है, कब एसोसिएटेड फैक्टर्स को सिंथेसाइज करना। कहने का मतलब ये सारी चीजें जीन के कंट्रोल, ठीक है। तो ये बात है आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं phases of cell cycle, ठीक है, phases of cell cycle। So a typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture। तो आप सेल्स को कल्चर में ग्रो कर सकते हो और फिर देख सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो माइक्रोस्कोप में कि वो कैसे बढ़ रहे हैं विथ टाइम। So these human cells divide once in approximately 24 hours, ठीक है। तो 24 घंटे में क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं ह्यूमन सेल्स ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो शायद इसीलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को कुछ सेल लाइंस भी हम लोग को यहाँ पे समझना है कि जो हम लोग यूज कर सकते हैं स्टडी में, ठीक है, सेल लाइंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में से एक सेल लाइन आपका होता है हनियरट्टा लेक्का सेल्स, ठीक है, HELA, हेला, ठीक है। अब इस सेल की खासियत क्या है कि ये कैंसर रिसर्च में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेल्स हैं, सेल लाइंस हैं, साइंटिस्ट लोग उन पे काम करता है। तो ये जो हेला सेल्स है ये कैंसर रिसर्च में यूज होता है, ठीक है। इस हेला सेल्स मतलब ये है हेनरियट्टा है, ये लैक्स, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का नाम है वो। अब ये क्या है,
कि ये सेल्स जो हैं एबनॉर्मली क्या होंगे, जैसे कैंसर रिसर्च में तो ये क्या सेल्स क्या करेगा, एबनॉर्मली क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा रैपिडली, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का मतलब ये जो इंडिविजुअल जिससे ये सेल्स लिया गया था और ये लाइन डेवलप किया गया है, उस इंडिविजुअल का नाम है हेनरिएटा लैक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सेल लाइंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है दिस इज एन इमॉर्टल सेल लाइन, ठीक है। और ह्यूमन सेल लाइन जो कि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। यही इस तरह के सेल्स आपके दूसरे सेल्स भी हो सकते हैं जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनका टाइम पीरियड जो है आपका जो डिवीजन टाइम है वो 24 घंटे। However, this duration of the cell cycle can vary from one organism to organism and also from cell to cell type. कहने का मतलब अगर आप ह्यूमन सेल लिए तो 24 घंटा है, कुत्ता का लेंगे तो कुछ और होगा, बिल्ली का लेंगे तो कुछ और होगा, सांप का लेंगे तो कुछ और होगा। उसके बाद ऑर्गेनिज्म टू डिफर कर ही रहा है, सेल टू सेल टाइप भी डिफर कर रहा है, ठीक है। तो आपने सेल अलग अलग सेल का पढ़ा है, ठीक है, टाइप। तो न्यूरॉन्स का लेंगे तो कुछ और होगा, मायोसाइट्स का लेंगे तो कुछ और होगा। तो कहने का मतलब एक सेल दूसरे सेल टाइप से वो आपका डिफर करता रहेगा, ठीक है। तो जो डिवीजन जनरेशन टाइम है आपका वो आपका डिफर करता रहेगा, ठीक है। ये आपको समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ईस्ट। तो ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ईस्ट को सिर्फ 90 मिनट्स चाहिए, ठीक है, सिर्फ 90 मिनट चाहिए डिवाइड करने के लिए। तो ये चीज है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये अब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ईस्ट के बारे में, सो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि क्या हम सेल साइकिल को डिवाइड कर सकते हैं बेसिक फेजेस में। यस, वी कैन डिवाइड इट। तो दो फेजेस हो गए, एक इंटरफेज हो गया और एक एम फेज हो गया जिसको हम लोग माइटोटिक फेज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर 10.1 में आप आइए, ये फिगर में आपको दिखा रहे हैं ये डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन सेल, ठीक है। अब इसको आप देखो कि सेल साइकिल जो है, साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, 360 डिग्री सर्कल। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सेल साइकिल वो क्या चीज में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे देखिए इतना एरिया है वो माइटोटिक फेज, एम फेज, ठीक है। माइटोटिक फेज को भी आप 4 फेजेस में बांट सकते हैं, जैसे प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, ठीक है। तो फॉर शॉर्ट फॉर्म वी विल लाइक पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। ये माइटोटिक फेज हो गया। अब इसके बाद एक फेज आता है साइटोकाइनेसिस, मतलब आपका साइटोप्लाज्म जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस। अब उसके बाद आपका आ रहा है जी नॉट फेज, ठीक है। उसके बाद है G1, फिर है आपके पास S, फिर आपके पास है G2। तो अब आप देखिए सेल का ज्यादातर हिस्सा डिवीजन में नहीं बल्कि प्रिपरेशन में जाता है, इतना सारा समय, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो M फेज है, it represents the phase when the actual cell division or mitosis will occur, ठीक है। तो बस इतने ही दूरी में आपका इतना ही समय आपको लगेगा एम फेज में, मतलब सेल सिर्फ इतने ही समय के लिए डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द सक्सेसिव टू एम फेज के बीच का, मतलब हो क्या रहा है, ये आपका एम फेज है, फिर आपका इंटरफेज आएगा, फिर एम फेज आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है दो माइटोटिक फेज के बीच में जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक इवैल्यूएशन, it is significant to note that in the 24-hour average duration of the cell cycle of human cell, हमने यहाँ देखा था 24 घंटे में सेल डिवाइड करता है ह्यूमंस का। सेल डिवीजन प्रॉपरली लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। तो इसमें जो माइटोटिक फेज है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है, 1 आवर के लिए होगा, समझ में आई बात। और बाकी जो फेज आपको दिख रहा है ना, इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल, तो बाकी 23 घंटे के लिए हो रही है,
रफली 23 आवर्स। तो 24 घंटे में 23 घंटा प्रिपरेशन में जाता है और 1 घंटा एक्चुअल एक्शन हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे समझना है। समझ में आई बात? तो आप यहाँ पे क्या समझे? पहला पॉइंट, जो माइटोटिक फेज है वो फेज है जिसमें कि एक्चुअली सेल डिवाइड करता है और बाकी समय वो प्रिपरेशन करता है कि उसको डिवाइड करना है, तो उसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। अब ड्यूरेशन की बात आएगी तो माइटोटिक फेज 1 घंटे के लिए हो रहा है और बाकी 23 घंटा जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो मोर देन 95% टाइम इंटरफेज ऑपरेट करता है, मतलब सेल्स जो हैं वो खुद को तैयार करेंगे डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज समझ में आना चाहिए कि आखिर सेल्स को डिवाइड करने की दरकार क्या है। व्हाई विल सेल्स डिवाइड, उसको क्या जरूरत है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठता है, सेल्स डिवाइड बट व्हाई, क्यों, क्या दरकार पड़ा, जरूरत क्या है? ठीक है, तो देखिए जो नीड है बॉडी की वो अलग अलग है। जैसे कि मान लिया अगर आप ओल्ड हो रहा है आदमी तो सेल्स डाई करते हैं, तो जो ओल्ड हैं, डेड हैं, डैमेज सेल्स हैं, उनको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट एक फैक्टर है जिसके लिए सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहली पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं ऑर्गेनिज्म है, एग्जिस्ट कर रहा है, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, तो रिप्लेस करना पड़ेगा सेल्स को, तब ना नए सेल्स आएंगे। दूसरा ग्रोथ, ये बार बार कहा जा रहा है आपको, ग्रोथ के लिए आपको सेल डिवीजन बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनेंगे तभी जाके ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, अब रफली मैंने आपको एक चीज बता दिया कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो रफली 10⁻11 सेल्स आप बोल सकते हो, 100 बिलियन सेल्स। ठीक है, और ये कुछ और भी 12-13 इस टाइप से भी जाता है, बट हम लोग 11 लेते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज याद रखिए। दूसरा पॉइंट है कि सेल्स को कैसे पता चलेगा कि उसको आप डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? कहने का मतलब सिग्नल्स, कहीं से सिग्नल्स मिलना चाहिए ना कि अब मेरे को डिवाइड करने का टाइम आ गया, कब मिलेगा? तो ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं जहां पे सेल्स अपने डिविजन्स को, सेल डिवीजन प्रोसेस को कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से कि भैया आप चलो डिवीजन का टाइम हो रहा है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये एक्चुअली एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो दीज केमिकल सिग्नल्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, जो कि डिसाइड करता है कि अब हमको टाइम आ गया डिवाइड करने का। सो दीज सिग्नलिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड साइक्लिन्स। तो ये जो साइक्लिन्स होते हैं दे एक्ट लाइक स्विचेस। जैसे आप स्विच ऑन किए तो बत्ती ऑन, स्विच ऑफ तो बत्ती गुल हो जाती है। कहने का मतलब आपने क्या किया, जब ये सिग्नल ऑन होता है तब सेल को पता चलता है कि अब मेरे को डिवाइड करना है, वो डिवाइड करेगा। और जब ये साइक्लिन सिग्नल देगा कि अब बंद कर दो, डिवीजन का जितना काम था वो हो गया, मतलब मान लीजिए आप रिप्लेस कर रहे हैं सेल को, हीलिंग का काम हो गया, तो आप डिवीजन बंद कर दीजिए। ठीक है, तो डिवाइड करना बंद कर देगा। लेकिन अगर सेल डिवाइड करना बंद नहीं करेगा, उसको बंद करना है लेकिन वो बंद नहीं कर रहा है, मतलब वो सिग्नल को इग्नोर कर रहा है। तो जब सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। आप देखें ट्रैफिक है, तो इफ यू इग्नोर द सिग्नल्स एक्सीडेंट का चांस बनता है। तो उसी तरह बॉडी में जब सेल्स जो हैं सेल डिवीजन बंद करने वाले सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो वो रैपिडली ग्रो करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। और उसी कंडीशन को हम लोग कैंसर बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। इस सेल बात नहीं मानता कि अब मेरे को ग्रो करना बंद कर देना चाहिए, और वो एब्रप्टली और रैम्पेंटली ग्रो करता रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात?
लेकिन हमारे बॉडी के कुछ सेल्स हैं जैसे स्किन सेल्स, ठीक है, स्किन सेल्स, ये इनका एक खासियत होता है कि ये भी कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता, हमारे स्किन चूंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो लगातार इंटरेक्ट करते रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है इनका डैमेज होने का। तो जितने ज्यादा डैमेज होंगे वो रफली उतना ही उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एस्टिमेट है कि प्रति मिनट, पर मिनट रफली हम लोग 30,000 पर मिनट 30,000 स्किन सेल्स जो है वो डाई करते हैं। अब इनका रिप्लेसमेंट भी जरूरी है, ठीक है, ठीक है, ये डाई कर रहे हैं, तो इनको अब रिप्लेस करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली जो स्किन सेल्स है उसको डिवाइड, ठीक है। अब आती है बात सेल डिवीजन की कि सेल डिवाइड कैसे करेगा। तो सेल जो डिवाइड करेगा दो तरीके से डिवाइड करता है। पहला तो आप जान रहे हो और अभी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस, और दूसरा भी पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं मियोसिस। ये तो दो तरीके से जो है सेल में डिवीजन पॉसिबल है, ठीक है, दो तरीके से डिवीजन पॉसिबल है। और ये दोनों जो माइटोसिस और मियोसिस है, इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सिंगल सेल डिवाइड करता है दो सेल में, और दोनों सेल्स क्या होते हैं, वो रेप्लिका होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसका मतलब कि वो इक्वेशनल टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। और ऐसा सेल डिवीजन मेरे को कब चाहिए, जब आपको ग्रोथ करना है या रिपेयर करना है या बॉडी को मेंटेनेंस में रखना है। और ये जो सेकेंड टाइप का जो मियोसिस टाइप का जो सेल डिवीजन है, उसमें सेल क्या करेगा, सेल एक सेल डिवाइड कर जाएगा चार सेल्स में, ठीक है, और उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो स्पीशिएशन प्रोसेस में मियोसिस का योगदान, तो ये सब आगे हम लोग इम्पोर्टेंस में देखेंगे। तो फिलहाल ये था साइक्लिन सिग्नल, और उसको इग्नोर करेंगे तब क्या होगा, कैंसर। स्किन सेल्स मैंडेटरीली उनको हमेशा कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहना है। प्लस देर आर टू वेज, माइटोसिस एंड मियोसिस जो अभी हम पढ़ेंगे, इस सेल को ये दो तरीके से वो डिवाइड कर सकते हैं। अब आती है बात वापस टेक्स्ट की। तो जो माइटोटिक फेज है, इट स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियस को हम लोग कैरियन बोलते हैं, तो न्यूक्लियस डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ माइटोटिक फेज में। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये जो बीच का जो इंटरफेज है, इसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं, बट एक्चुअली ये रेस्टिंग फेज होता नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। So it is the time during which the cell is preparing for division by undergoing cell growth, DNA replication in an orderly manner, ठीक है। तो बार बार हम कह रहे हैं इंटरफेज जो है वो डोरमेंट या रेस्टिंग फेज नहीं है, वो हाइपर एक्टिव फेज, वो तैयारी कर रहा है सेल डिवाइड होने के लिए। तो उसको अगर हम रेस्टिंग फेज बोलेंगे, इट इज रॉन्ग, इट इज प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। So the interphase is divided into three further phases. Gap 1 phase, which is called G1 phase, S phase, which is called synthetic phase, synthesis phase, G2 phase is called gap 2 phase, ठीक है। अब G1 phase में क्या हो रहा है, ये भी आपको समझना है कि G1 में क्या हो सकता है। In G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication, ठीक है। अब S phase में आपका DNA रेप्लिकेट कर रहा है, और माइटोटिक फेज M फेज और S फेज के बीच में आपका G1 फेज है, ठीक है। ये बीच का फेज है। तो ड्यूरिंग G1 फेज होगा क्या, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इट कंटिन्यूअसली ग्रोज, प्रिपरेशन चल रहा है उसका, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट नहीं करता, फर्स्ट पॉइंट। तो डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट इन दिस स्टेज। एस और सिंथेसिस फेज,
marks the period during which the DNA replication takes place. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दौरान डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि डीएनए सिंथेसिस कब होता है, हाँ, तो एस फेज। अब इस फेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल विल डबल। तो मान लेते हैं अगर इनिशियल अमाउंट जो है आपके बॉडी का वो 2C है डीएनए का, तो वो क्या होगा एस फेज के बाद, इट विल इंक्रीज टू 4C, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है। सो इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n क्रोमोसोम नंबर एट G1, इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। तो यहाँ से क्वेश्चन ये लोग बनाता है, यहाँ से लोग क्वेश्चन बनाएगा, जैसे ये कंटेंट आपको दिया है, ठीक है, कि G1 फेज में 2C था, तो G2 फेज में डीएनए कंटेंट क्या होगा, तो 4C हो गया। उसी तरह अगर मान लेते हैं G1 में अगर आपका 2n है, डिप्लॉयड है, तो G2 में क्या होगा, तो डिप्लॉयड ही होगा क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पे असर नहीं पड़ रहा है। तो दो चीज यहाँ पे आपको G1 फेज में याद रखना है, वो है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको जो असर पड़ रहा है वो आपका पड़ रहा है सिर्फ डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोगों को समझना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये लोग बनाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये आपको ना पूछे, आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन एनिमल सेल्स क्या हो रहा है, ठीक है। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एनिमल सेल में एक और चीज आपको देखने को मिल रही है, वो ये है कि डीएनए तो रेप्लिकेट करेगा ही, वो न्यूक्लियस में हो रहा है काम, साइटोप्लाज्म में आपका ये जो सेंट्रियोल है ये भी डुप्लीकेट करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होता है, ठीक है। सो दिस हैपेंस ड्यूरिंग द एस फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है G2 फेज। सो ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और जबकि सेल ग्रोथ हमेशा होते रहेगा, जो भी आप प्रोटीन देख रहे हैं वो उसकी सिंथेसिस आप समझ लो कि यहाँ पे हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप समझो कि G1 में सेल ग्रोथ हो रहा है, G2 में सेल ग्रोथ हो रहा है, और एस फेज में आपका डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। सिंपल वे में हमको यही समझना है, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रियोल की जो डुप्लीकेशन है वो भी आप बोल सकते हो कि सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो आपका एस फेज में आपको देखने को मिलेगा। तो दो ही चीज आपको यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है, वो है कि रेप्लिकेशन कब हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है आपका बॉक्स में, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, ठीक है। डू all cells in a plant divide all the time? Do you think all cells continue to divide in all plants and animals? Can you tell the name and location of tissues having cells that divide all their life in higher tissues? ठीक है। So do animals have similar meristematic tissues? तो कहने का मतलब ये meristematic tissues आप देखे हैं, ठीक है, पढ़े थे आप लोग, जो कि डिवाइड करता रहता है, हाँ, शूट मेरिस्टम, रूट मेरिस्टम। तो क्या इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे पास भी हैं, एनिमल्स में भी हैं, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे? तो एक एग्जांपल मैंने आपको स्किन सेल्स का ऑलरेडी दे चुका हूँ। इनको कंटिन्यूअसली एक नीड है क्योंकि रिपेयर इनका चलता रहेगा, डैमेज होंगे तो रिपेयर होता रहेगा, तो वो बेहद जरूरी है, ठीक है।
अब यहाँ पे कभी कभी कुछ चीजें और भी पूछी जा सकती हैं कि जो G2 फेजेज होता है वो किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो G2 फेज में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि सेल तो आपका डुप्लीकेशन हो गया S फेज में, ठीक है। तो डुप्लीकेशन जब हो गया आपका तो G2 फेज में सेल क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं कर दिया डुप्लीकेशन, ठीक है। और अगर मानते हैं कि डुप्लीकेशन में कोई एरर है तो उसको सेल क्या करेगा, रिपेयर कर सकता है। सो इन G2 फेज बेसिकली द सेल प्रूफ रीड्स, इसको हम लोग प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। मान लीजिए कुछ गलती हो गया तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो सेल क्या करेगा, वो प्रूफ रीडिंग करेगा। द सेल प्रूफ रीड्स द डुप्लीकेटेड जेनेटिक कंटेंट, प्रूफ रीडिंग ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो डुप्लीकेट हुआ क्रोमोसोम आपका एस फेज में, उसको वो क्या करेगा, चेक करेगा कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर मिलता है तो उसको वो करेक्ट भी कर सकता करेगा एंड देन रिपेयर्स, ठीक है। एरर रिपेयर, ये चीजें आपकी G2 में हो रही हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेल्यूलर पर्सपेक्टिव, ठीक है, ताकि आगे चीजें ठीक ढंग से हो, क्योंकि एरर नहीं होना चाहिए, नेचर का मेन रूल है, ठीक है, एरर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि जीवन फेज में आपका जो सेल्यूलर कंटेंट्स हैं, जो भी सेल्यूलर कंटेंट्स होंगे क्रोमोसोम को छोड़ के, जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के, वो हो रहा है डुप्लीकेशन। एस फेज में आपका डीएनए सिंथेसिस हो रहा है और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। G2 फेज में क्या हो रहा है, जो दूसरे रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, प्रोटीन्स, ये सब सिंथेसाइज हो सकते हैं। और क्या होगा, ये प्रूफ रीडिंग होगा। जो एस फेज में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट किया है उसका प्रूफ रीडिंग होगा, और अगर कोई एरर पाया गया तो उसका एरर को क्या करेंगे, ये रिपेयर करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज डन इन G2 स्टेज, ठीक है। तो दिस, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, ठीक है, like heart cells, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death, ठीक है। अब जैसे कुछ सेल्स हैं, जैसे कि ये हार्ट सेल्स हो गए, ये आपका ऐसा प्रतीत होता है कि डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे कुछ ऐसा सेल है जो कि कभी कभार ही डिवाइड करेंगे जब बहुत जरूरत पड़ेगी सेल को, क्योंकि आइदर वो डेथ हो गया, सेल डेथ हो गया, इसको सेल डेथ को हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस, APOPTOSIS, ठीक है, एपोप्टोसिस, और वी से प्रोग्राम्ड सेल डेथ, PCD, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो कहने का मतलब सेल डेथ हो गया इंजरी के कारण, तो उसको रिप्लेस करना जरूरी है। तो वैसे सेल्स कभी कभार जब जरूरत होगा तब वो ऑकेजनली डिवाइड करें। तो दो चीजें यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए कि पहला, हार्ट सेल्स हैं वो लगता है कि डिवाइड ही नहीं कर रहा है, और दूसरा, जब बहुत जरूरत होगा तो कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। सो दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, दे विल एग्जिट G1 फेज and enter an inactive stage called quiescent stage or G naught of the cell cycle। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है। अब ये जीवन के बाद आता है S, इस तरीके से आ रहा है आपका S, फिर G2, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब कुछ सेल तो ऐसे जाएंगे, सीधे जाएंगे। कुछ सेल जिनको ये रूट फॉलो नहीं करना है वो कहाँ जाएंगे, दे विल गो टू G naught फेज, ठीक है, वो G naught स्टेज में जाएंगे। तो दिस, ये क्वेश्चन स्टेज, मतलब अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक्टिविटी, ठीक है। तो होता क्या है, cells in these stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending upon the requirement of the organism, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सेल डिवीजन में, लेकिन जब बहुत जरूरत पड़ेगा तब ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, डिवाइड करेगा,
अदरवाइज ये मेटाबॉलिज्म इसमें चलता रहेगा, मेटाबॉलिकली ये एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो जी नॉट स्टेज है ये सेल साइकिल के अंदर का ही पार्ट है, ये सेल साइकिल है आपका। ठीक है, सेल साइकिल, so they do not exit cell cycle, they exit G1। ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा है, they do not divide further will exit G1 phase, so they exit G1 and they enter an inactive stage called G0 of the cell cycle। तो G0 भी सेल साइकिल का ही हिस्सा है, आप इसको कतई ये ना समझे कि ये अलग है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था और स्टूडेंट लोग गलत किया था, स्टूडेंट लोग मार्क कर दिया कि G0 जो है वो सेल साइकिल के बाहर है, नहीं, G0 सेल G1 के बाहर है, S के बाहर है, G2 के बाहर है, बट वो सेल साइकिल के अंदर है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। ठीक है, और ऐसे सेल्स जो G0 में रहेंगे वो इनएक्टिव रहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डिवीजन, मतलब वो डिवाइड नहीं करेगा, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। कहाँ पे ये होगा? तो 2n सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या होता है? अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स बोलेंगे, तो जर्म सेल्स को छोड़ के जो बॉडी में सेल्स हैं उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? सिर्फ ये डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होगा। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल, लेकिन प्लांट्स में हैप्लॉइड में भी होगा, डिप्लॉयड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये स्टूडेंट लोग गलत करता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। कि प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन दोनों हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल दोनों में होता है, लेकिन एनिमल में माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, सो फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स जो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, alternation of generation in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells। ठीक है, तो आपने वहां पे हैप्लॉन्टिक साइकिल पढ़ा था, डिप्लॉन्टिक पढ़ा था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ा था, तो एक बार आप उसको रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, कि ब्रायोफाइट में क्या होता है, टेरिडोफाइट में क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप के alga हैं उनमें क्या होता है। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम लोग पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली यही चीज समझते हैं कि जो प्लांट सेल्स है वहां पे माइटोसिस जो वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों में पॉसिबल है, जबकि एनिमल सेल्स में वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में पॉसिबल, जर्म सेल्स में नहीं होता, हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होता। ठीक है, डिप्लॉन्टिक। तो ये चीजें हैं आपको जो कि यहाँ पे आपको समझना है। और ये हो गया G1 हो गया, GS हो गया, G2 हो गया और G0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है होना चाहिए अभी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, you have studied mitosis in onion root tip cells, it has got 16 chromosomes in each cell, so can you tell how many chromosomes the cell will have at G1 phase and S phase and M phase, and what will be the DNA content of the cells at G1, S and G2 if the content after mitotic phase is 2C। ये जस्ट अभी पीछे हम लोग डिस्कस किए थे हाँ, कि G1 S और G2 स्टेज में क्या होता है आपका क्रोमोसोम नंबर, तो ये नहीं हो रहा है, वो तो सेम ही रहेगा। हाँ, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगा, और आपका जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है एस फेज के बाद। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। समझ में आया बात कि नहीं आया? हेलो, Yes, तो sir. यहाँ तक आपको यही चीज समझना है कि G1 क्या होता है, G2 क्या होता है, एस फेज क्या होता है,
जी नॉट फेज क्या होता है, जी नॉट क्यों होता है, जीवन एक्चुअली अगर एक तरीके से समझा जाए तो जी नॉट फेज जो है विद इन जीवन आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज का बात आ सकता है, वो है नर्व सेल की बात आ सकती है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जब आप सेल्स को स्टार्व कर रहे हैं, मतलब खाना उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो या फिर आप कहो कि जब टिश्यू जो है वो अपना टारगेटेड साइज को फुलफिल कर लिया, मतलब वो रीच कर गया जितना उसको साइज बनना था, तब क्या करेंगे, सेल जो है वो जी नॉट स्टेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स विच गो इनटू जी नॉट will be able to re-enter the cell cycle at G1। तो ये जो ये इस जीवन में आया वो वापस इधर जा सकता है जीवन, ठीक है, और फिर अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक एग्जांपल यहाँ पे हम नर्व सेल्स का भी देंगे, ठीक है, नर्व सेल्स, तो ये भी इसी तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैसिस, स्टैसिस, द रिमेन इन स्टैसिस, ठीक है। कहने का मतलब वो रीजनरेट नहीं कर रहे हैं और इसी तरह का इनएक्टिव स्टेज में आप बोलो तो रह रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। अब यहाँ पे बात आती है कि चेक पॉइंट्स, कि भैया चेक पॉइंट्स क्या होगा। जैसे हम आपको बताए थे कि रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप देखते हो पुलिस लोग खड़ा रहता है, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है, उसी तरह सेल साइकिल में भी चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि डिसाइड करेगा कि सेल साइकिल अब होना है कि नहीं है, ठीक है। तब इस तरह के जो चेक पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे, वो चेक पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब एम फेज को आप एग्जिट करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट एम चेक पॉइंट, ठीक है। मतलब आप उसको माइटोसिस खत्म हो गया, अब उसको एग्जिट करना है। और दूसरा चेक पॉइंट जो है वो है एंटर एस, ठीक है, मतलब उसको अब सिंथेसिस फेज में जाना है, तो एक चेक पॉइंट वहां पे है एंटर एस चेक पॉइंट। दो चेक पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसको एस फेज में जाना है कि नहीं जाना है, और फिर दूसरा एग्जिट। तो कहने का मतलब है कि एज द सेल एंटर्स द जीवन फेज, जैसे सेल अगर मान लिया जीवन इंटरफेज में आया, सो इट गोज थ्रू द एग्जिट एम चेक पॉइंट। तो कहने का मतलब इससे पहले क्या था, आपका एम था, माइटोसिस था, तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, तो सेल क्या करेगा, इससे पास करके जीवन में घुसेगा। तो फर्स्ट चेक पॉइंट पास करेगा माइटोसिस का, एम चेक पॉइंट, एग्जिट चेक पॉइंट इसको बोले, तब जाके वो जीवन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरी सेल की चेकिंग होगी कि उसका माइटोसिस सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो जीवन के लिए तैयार है कि नहीं है, ठीक है। तो उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन माइटोसिस का हुआ कि नहीं हुआ, वो इस एग्जिट एम स्टेज में चेकिंग होती है, ठीक है। और जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है तब वो जीवन स्टेज में जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम यहाँ बेसिकली चेक क्या कर रहे हैं, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि सेल डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट अच्छे से है कि नहीं, उनका जो स्पिंडल से जो अटैचमेंट होता है वो सही ढंग से है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ सेल साइकिल में हम यही सब चीजें देखेंगे। उसके बाद इस जब जीवन पॉइंट पे आ जाएगा, अब उसके बाद दूसरा चेक पॉइंट है कि वो एंटर एस में जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसको यहाँ पे एक दूसरा चेक पॉइंट जीवन और एस के बीच, अब यहाँ पे सेल को एक और चेक पॉइंट है जहाँ पे डिसाइड करना है कि भैया तुम एस फेज में जाओगे कि जी नॉट फेज में जाओगे, ठीक है। उसको डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ सेल्स तो जी नॉट में चले जाएंगे जिनको रीजनरेट नहीं करना है, ठीक है। सो बिफोर द सेल कमिट्स टू द सिंथेसिस फेज, इट विल गो थ्रू दिस जीवन एस चेक पॉइंट, ठीक है। तो तब जाके वो एस में एंटर करेगा। अब यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि सेल ने जीवन स्टेज में प्रॉपर न्यूट्रिशन खाया, बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि आगे तो उसको ग्रोथ है, आगे चीज
तो कमिटमेंट जो है उसका न्यूट्रिशन का सही ढंग से है कि नहीं, डीएनए जो है वो सही ढंग से है कि नहीं, नहीं तो रॉन्ग डीएनए या फिर टूटा फूटा डीएनए को वो डुप्लीकेट कर देगा एस फेज में। तो जो डीएनए की इंटीग्रिटी होती है यहाँ पे वो चेक होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए की इंटेग्रिटी। आप क्या करोगे, चेक करोगे कि डीएनए ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि अगले स्टेज में ऐसे स्टेज में उसी को आपको डबल करना है, सिंथेसाइज करना है, डुप्लीकेट करना है, ठीक है। और दूसरा ऑब्वियसली लेसर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है बॉडी का, सेल का, ठीक है। ये दो चीजें इस चेक पॉइंट पे चेक होंगी तब जाके वो एस फेज में उसको एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, नहीं मिलेगा उसको। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चेक पॉइंट्स हैं, वेदर इट इज एग्जिट एम और एंटर एस चेक पॉइंट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिसाइड करता है कि सेल साइकिल सही ढंग से हो, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स काम करते हैं, ठीक है। तो पहला जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स का हम लोग बात किए थे, रेगुलेटरी प्रोटीन्स का जो हम लोग बात किए थे वो हम आपको बताए थे साइक्लिन्स, ठीक है। So there are basically two kinds of regulatory proteins which impact cell cycle. The first one is cyclin, okay, and the second one is cyclin dependent kinases, okay. Second one is cyclin dependent kinases, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, सीडीके, सीडीके। ये दो तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन हैं जो कि बताएगा कि सेल कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ठीक है। साइक्लिन्स एंड सीडीकेज आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। अब इन दोनों का जो अमाउंट है वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइक्लिन है ये क्या डिसाइड करता है, ये टाइमिंग डिसाइड करता है सेल साइकिल। So cyclins they are involved in timing, determining the timing of the cell cycle, ठीक है। तो साइक्लिन्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो जैसे जैसे समय के साथ उनका क्या है, उनका जो लेवल है, अमाउंट है, वो फ्लक्चुएट करता है, उनके अमाउंट में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे समझ सकते हैं कि साइक्लिन्स और जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं ये अपना काम करते हैं। अब ये बहुत सारा चीज है जो कि यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे ये सब स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यहाँ पे इनका रेगुलेशन है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्रोटीन्स, दूसरे प्रोटीन्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो कि चेक पॉइंट्स को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे ये जीवन चेक पॉइंट है, और ये जो एस एंटर करना है उसका चेक पॉइंट है। तो कहने का मतलब हर एक चेक पॉइंट पे इन दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन्स की एक्टिविटी वो डिसाइड करती है कि सेल जो है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हमसे पूछा जाए कि जीवन और जीटू के बीच में बेसिक डिफरेंस आप बता दो एक, तो अब क्या बोलेंगे। तो जो पहला जो ग्रोथ जीवन है ये सेल ग्रोथ के लिए, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस अगर जीवन जीटू का मेरे को बोला जाए तो ये सेल ग्रोथ के लिए, और जीटू जो है इट इज अबाउट सेल डिवीजन। तो दिस इज समरी, ठीक है। एंड एस इज अबाउट डीएनए सिंथेसिस और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो जीवन किसके लिए है, बेसिकली सेल ग्रोथ के लिए, जी2 किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, और एस किसके लिए, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे अब बहुत सारी चीजें, रेगुलेटरी प्रोटीन का अपना अलग ही हिसाब किताब है, ठीक है, और वो आप लोगों के लिए नहीं है बेसिकली, ठीक है। आप लोगों को जस्ट यहाँ ये प्रोटीन का नाम पता होना चाहिए,
आइडियली। और ये जो चेक पॉइंट मैंने आपको जो समझाया है, एग्जिट एम और एंटर एस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता फिलहाल मुझे नहीं लगता कि है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे, एम फेज। So this is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. Since the number of chromosomes in the parent cell and the progeny cell is same, it is also called equational division. ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट में और प्रोजेनी में सेम रहता है. Though for convenience mitosis has been divided into 4 stages of the nuclear division, it is very essential to understand that cell division is a progress and very clear cut lines cannot be drawn between stages. तो देखिए हमने ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो डिवाइड किया है, सब डिवीजन, ये हमारी पढ़ाई के लिए है, फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग. लेकिन एट द लेवल ऑफ सेल्यूलर एनालिसिस में ऐसा कोई डिवीजन आपको क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं मिलता कि ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज, क्योंकि तो कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो कंटिन्यूटी के दौरान आपको एक डॉटेड लाइन से आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भैया यहाँ प्रोफेज खत्म हो रहा है और अब मेटाफेज चालू हो रहा है. ठीक है, मेटाफेज खत्म हो रहा है, अब एनाफेज चालू हो रहा है, एनाफेज खत्म हो रहा है, टीलोफेज चालू हो रहा है. दीज आर नॉट सॉलिड लाइन. ये इस टाइप का क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, पहली बात. ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको भी समझ लेनी है कि ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए बनाई हुई है. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये अब हम कल देखेंगे. फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे आपको रिवाइज कीजिए कि सेल साइकिल क्या होता है, माइटोटिक फेज और इंटरफेज में क्या डिफरेंस है. ठीक है, किस तरीके से कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, G1 फेज में क्या हो रहा है, S फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस कब हो रहा है, सेंट्रियोल सिंथेसिस कब हो रहा है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की प्रूफ रीडिंग कब हो रही है, डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोमल जो डुप्लीकेसी है वो किस तरीके से इवेलुएट करेंगे आप, G0 फेज क्या होता है. ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में माइटोसिस का क्या डिफरेंस है, नर्व सेल किस फेज में जाता है, हार्ट सेल किधर जाता है, G0 क्या है बेसिकली. ठीक है, एग्जिट एम और एंटर एस चेक पॉइंट्स क्या है, एंटर एस पॉइंट पे आप क्या चेक करते हो. ठीक है, किस तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये है आज का टॉपिक था इतना. बाकी हम लोग कल देखेंगे जिसमें प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टीलोफेज होगा. ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस होगा माइटोसिस का, साइटोकाइनेसिस होगी. ठीक है, तो वहां तक हम लोग कल देखेंगे. फिर लास्ट दिन हम लोग मियोसिस देखेंगे. इस तरीके से हम लोग चैप्टर को डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था. समझ में आई बात? Yes, sir. ओके.